नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अश्विनी मिश्रा, लेकर हाजिर हूं आज का बेहद खास सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन। क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये क्लास 11th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। तो आज हम जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं ये 11th के लिए तो खास है ही साथ 12th के लिए भी बेहद खास होने जा रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन की। क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेट थ्योरी। अभी हमने सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। सेट थ्योरी जैसे हमारी कंप्लीट होती है देन हम इसके आगे बढ़ते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, तो इसका बाद का जो बेहद टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिलेशन, एंड सेकेंड इज अ फंक्शन। अब सारे रिलेशन क्या होते हैं कि ये फंक्शन नहीं होंगे, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होगा जो उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे, वही जा कर के आगे चल कर के फंक्शन में कन्वर्ट होंगे, यानी कि फंक्शन बनेंगे। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसी रिलेशन होगा जो फंक्शन में कन्वर्ट होगा। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन को समझने के लिए हमको वेल डिफाइंड ऑर्डर, दैट मीन्स सेट थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सेट थ्योरी को देख लिया था। सेट थ्योरी को हमने चैप्टर इसका अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसको अच्छे से कवर कर लें, देख लें, देन इसके बाद इसमें मूव करें। तो हम अगर सेट थ्योरी की बात करते हैं तो सेट क्या होता है, सेट इज अ कंप्लीटली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का सिंपल सा अगर लेमन लैंग्वेज में बात की जाए तो इसका मतलब है कि सबके लिए सेम, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, सबके लिए एक ही जैसा हो, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, है ना। वेरिएशन मतलब कि उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन, 1 2 3 4 5, जो हम जानते हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। अगर ये कलेक्शन है और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, यानी कि सेट है या नहीं, ये जानना हो तो इसके लिए सबके डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो आप भी यही जवाब देंगे, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट। सिमिलरली अगर मैं किसी और से पूछूं तो वो भी यही रिप्लाई करेगा। अगर इसको मैं कहीं जा कर के बाहर या आउटसाइड ऑफ इंडिया बात करूं तो भी यही रहेगा। मतलब ये क्या है, सेम फॉर ऑल, है ना। मतलब सबके लिए क्या है, सेम है, इसकी डेफिनेशन बदल नहीं रही है, वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एक सेट है। ये क्या होगा, आपका एक सेट होगा। ठीक है, अगर इसमें वेरिएशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पूछा कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, तो इसका सबका आंसर अलग अलग होगा, है ना। किसी को कोई और पसंद होगा या किसी को कुछ और पसंद होगा, यानी कि जिसकी पसंद में वेरिएशन आ जाए, जिसके आंसर में वेरिएशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, दैट मीन्स वो सेट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं सेट में। ठीक है, तो जो हमने लास्ट में देखा था सेट की सारी प्रॉपर्टी, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम सबसे बात करें कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ whole number is a subset of integers, integer is a subset of rational number is a subset of real number, and real number is a subset of complex number। ये कुछ बेसिक वेल डिफाइंड कलेक्शन है मैथमेटिक्स में जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस कलेक्शन में अगर हम बात करें जो सबसे ग्रेटर होता है, ये सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्युपाइड करता है ये कलेक्शन को
इंक्लूड करता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा पूरा चैप्टर है 11th में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जो अभी तक हमने देखा है कि अगर हम कहें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक 10 तक कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, तो और अगर सेट ए को मैं रिप्रेजेंट करूं कि इसमें 1 2 3 4 5 एंड सेट बी को रिप्रेजेंट करें कि इसमें 2 4 6 8 और 10, कुछ इस तरीके से डाटा गिवन है, तो आपको सेट के सारे बेसिक ऑपरेशन रिवाइज करना है। दैट मीन्स आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना आना चाहिए, ए यूनियन बी निकालना आना चाहिए, है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम वापस से थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं ताकि हम सेशन को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें, ठीक है। आपको a माइनस बी या b माइनस ए निकालना भी अच्छे से आना चाहिए, मतलब सेट थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिंपल सा कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है 2, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट कॉमन क्या है 4, नेक्स्ट कॉमन क्या है बस, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 2 4, ठीक है। तो 2 4 इज ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। अगर ए यूनियन बी की बात करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ये तो रहेंगे ही, साथ में आपका सेकंड सेट बी एलिमेंट भी सारे के सारे आ जाएंगे। तो जिसमें से आपका 2 तो यहाँ पहले आ चुका है तो उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक ही बार करना है। 4 आ चुका है तो 4 नहीं करेंगे। 6 8 10 और आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ए यूनियन बी। अगर हम बात करें कि ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से आपको देखना है, यूनिवर्सल सेट में आपके ए के एलिमेंट को हटा देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 नहीं रहेगा। दैट मीन्स आपको क्या होगा कि इसमें 6 7 8 9 10, ये आपका क्या हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो 2 4 6 8 10 को हटा देना है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी का। ए माइनस बी का है तो ए माइनस बी का मतलब है कि पहले वाले सेट में से कॉमन सेट, यानी कि कॉमन मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देना। तो पहला सेट है हमारा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है 2 4, तो 2 4 को डिलीट करने के बाद जो बचेगा 1 3 5, तो a माइनस बी कितना हुआ 1 3 5, ठीक है। सिमिलरली अगर b माइनस ए की बात करते हैं तो b में से कॉमन पार्ट को हटा देना, यानी कि इंटरसेक्शन को हटा देना, तो b में से 2 4 को हटा देना, 2 4 हट जाएगा तो बचेगा कितना 6 8 10, 6 8 और 10, ये क्या हो गया b माइनस ए। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होता है, ये दोनों क्या हैं अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि सेट के टाइप में ही एक होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं और ये किस तरीके से डिफाइंड होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है दैट इज ए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 2 3 है और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट ए कॉमा बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दैट इज क्या होगा, तो ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट्स होंगे या फिर हम कहें कि ऑर्डर पेयर होंगे दैट इज एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पहले वाला सेट यानी कि ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट दैट इज बी, ठीक है। इस तरीके से अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा एक ऑर्डर पेयर होता है, और ये ऑर्डर पेयर कैसा होगा जो पहला वाला एलिमेंट है यानी कि एक्स वो बिलोंग करेगा पहले सेट को, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो दूसरे को बिलोंग करेगा। लाइक अगर मैं ए क्रॉस बी यहाँ से निकालूँ तो ए क्रॉस बी क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ क्या आ जाएगा 1 ए, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 1 बी देन 2 ए, फिर क्या आएगा
2b, नेक्स्ट 3a, फिर क्या आएगा 3b। ये हमारे क्या हो गए क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B। 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, दैट इज आंसर 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना आएगा 6, यानी कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना आया 6। अब इसको आप बेसिक से समझ सकते हैं कि क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो ये सिंपल होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे हम कहें कि नंबर ऑफ ए, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट थे 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये कितने थे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, यानी एन ए इंटू एन बी, ठीक है। एन ए कितना है 3 और इंटू ये कितना है 2, तो 3 2 जा 6। हमने देखा भी अभी कितने निकले थे 6 ही निकले हुए थे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑर्डर पेयर में एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, है ना, ये इक्वल नहीं होते हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि करॉस्पेंडिंग एलिमेंट्स क्या हैं सेम, है ना। करॉस्पेंडिंग एलिमेंट क्या होंगे मस्ट बी सेम, है ना। अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू 2/3 एंड 1/3, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है इसका मतलब करॉस्पेंडिंग एलिमेंट्स आर सेम। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2/3 एंड वाई इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कर देगा और पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो कंपेयर कर देना है आपको, और कंपेयर करने के बाद उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सेट में और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है, अगर अभी हमने क्या निकाला था ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में हमने क्या निकाला था कि 1 ए 1 बी एंड 2a 2b 3a 3b, ठीक है। ये एलिमेंट थे हमारे, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट थे। अगर इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा, अगर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ आपको बताना है सही है या गलत है। जैसे लाइक मैंने कहा कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या 1 सेट ए में था, तो आप कहेंगे कि हाँ सेट हमारा क्या था, सेट ए था 1 2 3, ठीक है, एंड सेट बी क्या था ए कॉमा बी, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, दैट मीन्स ये क्या है ट्रू है ना, दिस इज ट्रू। अगर सेकंड में बात करूं कि क्या 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी में है 1, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, यानी कि 1 क्रॉस ए, ना कि 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा फॉल्स, 1 नहीं है कहीं भी ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में क्या है 1 ए, एक एलिमेंट है, 1 बी दूसरा एलिमेंट है, 2 ए तीसरा एलिमेंट है। इस तरीके से ये एलिमेंट है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग एलिमेंट ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है ना। देयर इज नॉट 12 एलिमेंट, है ना, 12 एलिमेंट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, केवल और केवल 6 ही एलिमेंट है जो कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो अगर आपसे बात किया जाए क्या कि अगर 2 ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो आप देख सकते हैं क्लियरली हियर वी कैन सी द 2 ए इज द मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मेंबर है, दैट इज ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई हैं तो अब हम बात करते हैं सबसेट की, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, सबसेट की। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट आपको गिवन है सेट में, तो सेट के जो सब पार्ट बनाए जा सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। कलेक्शन यानी कि जो सबसेट का कलेक्शन होगा या ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसेट कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट गिवन है, तो हाउ मैनी सबसेट,
अगर मेरे पास सेट गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो सबसेट क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट कहेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक सेट हो सकता है, इसके जो सबसेट बन सकते हैं हो सकता है उसमें 1 ही एलिमेंट हो, दूसरे में क्या हो सकता है 2 सिंगल सिंगल ले लो, है ना। 3 नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर 1 2 कर लो, 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 कर लो, 2 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 3 कर लो तो 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करो आप, 1 2 3 तीनों को ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे 1 2 करो या 2 1 करो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, दैट इज 5, है ना। तो टोटल कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 8। क्या इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, तो हाँ कह सकते हैं कि इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट है या फॉर्मूला कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है टू द पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन अ सेट ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, ठीक है। यानी कि 2 की पावर में कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 है तो 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 8। और 8 कैसे होंगे वो हमने अभी यहाँ पे निकाल के शो किया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारे पास 2 सेट गिवन था, ए 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट था बी जिसमें मेंबर थे आपके अल्फ़ाबेट, दैट इज ए कॉमा बी। तो अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। और ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला था, है ना, कैसे निकालेंगे, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, है ना, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। ये हमारे क्या हो गए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दैट इज कितना है, 6। तो इसके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी, इसके कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 6। तो 2 की पावर 6 दैट इज आपका क्या होता है, 64, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 64। अब यहीं से कहानी होती है रिलेशन की, यहीं से स्टार्ट होती है कहानी किसकी, रिलेशन की। कि अगर आपने रिलेशन निकालना है या रिलेशन को जानना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कहेंगे तो क्या कहेंगे कि एवरी सबसेट ऑफ रिप्रेजेंट इन अ वन रिलेशन, है ना। एवरी सबसेट, सब कोई भी सेट अगर आपको गिवन है तो सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट जितने बन सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल सबसेट का प्रत्येक सबसेट, ईच सबसेट इज अ रिलेशन, वो एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका रिलेशन, ठीक है। अब आपको हम बात करते हैं कि रिलेशन, तो बता दिया कि अगर हम कहें कि जैसे कि हमने एलिमेंट क्या लिया था, अगर सेट ए की बात करते हैं तो 1 2 3 लिया था, एंड बी के पार्ट में हमने 1 ए एंड बी लिया था। तो इसके अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट क्या था, 2 की पावर में 6, यानी कि ए क्रॉस बी कितना था, ए क्रॉस बी 6 था। तो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 6 दैट इज 64। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन कितने बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो एक चीज हमको यहां से क्लियर होती है कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। और किसके सबसेट, ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के सबसेट, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितने भी उसके सबसेट होंगे, ठीक है। तो इस केस में 2 की पावर 6 क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही क्या होंगे आपके
रिलेशन बनेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम। आगे बढ़ते हैं कि हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो, कुछ भी अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, है ना। रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इसको दोनों फॉर्म, क्योंकि ये भी एक क्या है, सेट ही है, तो इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को आपने पढ़ा हुआ है कि सेट को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म होते हैं। एक तो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है हमारा, एक तो हमारा क्या होगा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉमा, कॉमा के द्वारा एलिमेंट सेपरेट होते हैं, है ना, इस तरीके से लिखे जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक फार्मूला फॉर्म पे लिखा रहता है, जैसे फार्मूला डिफाइन होगा उस तरीके से। ठीक है, तो लाइक अगर हमको डिफाइन करना है कि सेट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में तो आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वही आपके क्या है, रिलेशन है ना। नहीं, ए क्रॉस बी आपको ये क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशन। अब रिलेशन तो बन गया, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आपको एक फार्मूला डिफाइन करना होगा, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास एक रिलेशन है, यानी लाइक 1 1 एंड 2 2 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिलेशन है। अब ये किस फॉर्म में है, तो दैट दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में है आपका, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना, अलग अलग है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इस चीज़ को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, तो यही रिलेशन क्या हो जाएगा कि रिलेशन, हम कहेंगे कि रिलेशन क्या हो सकता है, इन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, यानी एक्स कॉमा वाई सच दैट, अब एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। और क्या कह सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और दिस इज रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, जिस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कि 1 1 2 2 3 3 है, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा रिलेशन, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। मतलब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा कि लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन करूँ और सेकंड सेट ले लूँ, लाइक अगर ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो इसका रिलेशन 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, है ना, 2 का 2 के साथ, ठीक है, 3 का 3 के साथ। इस तरीके से जो रिलेशन बनेगा इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, फिर अगर आगे हम बढ़ते हैं तो रिलेशन को आगे देखें तो ये क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर हम टोटल टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट है, होते तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट वो हमारे बोर्ड के हिसाब से किसी काम के नहीं। हमारे बोर्ड में जो पूछे जाते हैं तो उन्हीं हम रिलेशन को बेसिक डिफाइन करेंगे या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि जिसका रिलेशन खुद का खुद के साथ हो, है ना, लाइक आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए रिलेटेड, यानी कि रिलेशन है, रिलेशन में है आर से फॉर ऑल
ए बिलोंग्स टू जो आपका सेट होगा, जो भी सेट गिवन होगा उससे रिलेट करेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो इफ़ ए कॉमा बी इन अ रिलेशन देन बी कॉमा ए इन अ रिलेशन, है ना। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि इफ़ ए कॉमा बी इन अ रिलेशन, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी इन अ रिलेशन देन मस्ट बी ए कॉमा सी इन अ रिलेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि आपका एलिमेंट 1 1 2 2 इस टाइप से, मतलब सेम रिलेटेड होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए तो सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के केस में क्या है कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तभी हम ए कॉमा सी की बात करेंगे, है ना। अगर ए कॉमा बी अवेलेबल है, बी कॉमा सी अवेलेबल है और ए कॉमा सी अवेलेबल है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे डालेंगे। हालांकि रिलेशन तो आपको एंटी सिमेट्रिक भी होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक का मतलब है ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। बट यहीं पे अगर ए कॉमा बी रिलेशन में तो बी कॉमा ए रिलेशन में ना हो तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। और इन केस अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि आपको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड थर्ड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ें, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके में, लाइक अगर हमने कह दिया कि हमारे पास सेट ए इक्वल टू गिवन है 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू गिवन है ए कॉमा बी, और रिलेशन गिवन है आपके पास 1 कॉमा ए, रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कहेंगे कि एक सेट होगा जिसमें कुछ इस तरीके से एलिमेंट होंगे, एक दूसरा सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, दैट इज ए दैट इज बी। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट क्या है, 1 और 2 एंड 3, मतलब जितने आपको गिवन हैं, जितने भी एलिमेंट सेट में गिवन है वो सारे के सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दूसरा जो यहाँ पे गिवन है वो रिप्रेजेंट करना है ए कॉमा बी, और फिर यहाँ पे देखना कि रिलेशन में कौन कौन है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, दैट इज 1 ए, और 2 का रिलेशन बी के साथ, तो 2 बी। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 का तो कोई रिलेशन नहीं है तो 3 है ही नहीं तो 3 को रिप्रेजेंट नहीं करना, नहीं, इसको करना है। ठीक है ना, तभी ये सही माना जाएगा। नहीं तो पता कैसे चल पाएगा कि यहाँ पे 3 रिलेशन में है या 3 सेट में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, हाँ, रिलेशन कैसे भी हो सकता है, एरो कहीं से भी स्टार्ट होकर के कहीं पे भी जा एंड हो सकता है, कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि द रिलेशन R which is containing in the order pair 1 1
2 2, 3 3, 1 2, 2 3 एंड 1 3। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन गिवन है और इसमें लिखा है कि इट इज़ डिफाइंड रिलेशन ऑन सेट ए। तो आपको बताना है कि रिलेशन किस टाइप का है, मतलब कौन कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाई है। आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर तीनों है, या फिर दो है, ये कोई इस टाइप से आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस टाइप का रिलेशन है। रिलेशन, सबसे पहले एक वर्ड को ध्यान दीजिए, ऑन सेट लिखा हुआ है। ऑन सेट का मतलब क्या होता है? ऑन सेट का मतलब है कि रिलेशन एक ही सेट के अंदर है ना, मतलब सेट ए गिवन है आपको और उसी के एलिमेंट उसी के साथ रिलेटेड है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, यानी कि 1 2 3 है और इसी के रिलेशन है, यानी कि सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा ना वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, इस टाइप से आपका क्या निकलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। और एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वन रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन में आपको बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है या कौन कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है कि एवरी एलिमेंट यानी ए मस्ट बी रिलेटेड, रिलेशन में होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, जो भी सेट गिवन है उसमें होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे सेट क्या गिवन है? देखो यहाँ पे सेट गिवन भी हो सकता है, नहीं गिवन है तो आपको यहाँ से यानी इस रिलेशन को आइडेंटिफाई करके आपको सेट को पहचानना होगा कि कौन सा सेट हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल सेट क्या है? 1 2 3 दिख रहा है, तो पॉसिबल सेट क्या हो गया? 1 2 3, यानी कि सेट में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो 1 1 आपको गिवन है, 2 2 भी गिवन है, 3 3 भी गिवन है, तीनों अवेलेबल है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप कहेंगे कि 1 1 इन अ रिलेशन, 2 2 इन अ रिलेशन, 3 3 इन अ रिलेशन, है ना, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया, तो अब हम बात करेंगे किसकी? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है या नहीं? तो सेकंड कंडीशन इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर वन यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इन अ रिलेशन, तो आपको क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जो आपको 1 1 2 2 3 3 सेम सेम वाले हैं ना, इनको आप काउंट ही ना करें, इनको क्रॉस करें, है ना, इनको हटा दें और इसके बाद फिर आप देखें 1, यहाँ पे देखिए 1 2 है, तो क्या 2 1 यहाँ पे है? आप कहेंगे कि 1 2 इन अ रिलेशन, बट 2 1, 2 1 इसमें है क्या? 2 1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आएगी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम थर्ड पार्ट बात करते हैं क्या? ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि आपको ए कॉमा बी इन अ रिलेशन एंड बी कॉमा सी इन अ रिलेशन, देन आपको चेक करना है कि ए कॉमा सी इन अ रिलेशन। ठीक है, तब आपको चेक करना है कि ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले इसका भी शॉर्ट ट्रिक वही सेम है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए, कि आपको जो सेम सेम दिख रहा है उसको हटा दें और फिर इसके बाद चेक करें। जैसे 1 2 इन अ रिलेशन, ये तो आपको रिलेशन में दिख रहा है कि रिलेशन में है। ठीक है, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? तो 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 2 3, तो 2 3 इन अ रिलेशन। ठीक है, 1 2 2 3, मतलब जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये 1 एंड 3 भी होना चाहिए, है ना, इम्प्लाई दैट 1 3 मस्ट बी इन अ रिलेशन आर। ठीक है, तो इसको होना चाहिए। तो 1 3 इसमें है क्या? हाँ 1 3 है इसमें, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। बट ऐसे इतने से काम नहीं चलेगा ना, इसको आपको क्या देखना है? सारे एलिमेंट के लिए देखना है। जैसे 1 2 हो गया, आप 2 3 के लिए भी चेक करें, तो 2 3
3 तो है इसमें, बिलोंग्स टू रिलेशन। बट क्या इसमें 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है ना, तो इसको छोड़ देना है। फिर आपको सेकंड के लिए काउंट करना है 1 3 के लिए, तो 1 3 इन अ रिलेशन, ये 3 में रिलेशन, क्या 3 से स्टार्ट होने वाले कुछ है? नहीं है ना, मतलब इसका पेयर अवेलेबल नहीं है। तो इसका पेयर अवेलेबल नहीं है तो क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहा है? तो आप कहेंगे कि यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में है। तो आपको आंसर क्या मिला? आपको आंसर मिला कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या आ गया? ट्रांजिटिव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बोथ, है ना, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर पेयर अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट, इसको चाहे आप नोट डाल करके लिख लीजिए कि इफ़ नो पेयर इज अवेलेबल, अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में या रिलेशन में पेयर अवेलेबल नहीं है उसका, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको गिवन होगा और उसमें आपको पेयर मिलेगा ही नहीं, है ना, तो इस केसेस में भी आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक रिलेशन गिवन है 1 2 एंड 3 4, ठीक है, इस टाइप से कोई रिलेशन गिवन है, दैट इज अ रिलेशन। अब आपको बताना है कि दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव और नॉट, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि 1 2, अगर पेयर बनाने की बात करें तो 1 2, बट 1 2 रिलेशन, बट क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब इसका पेयर अवेलेबल ही नहीं है, सेकंड पेयर, तो इसमें हम आगे बात ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आपका ए कॉमा बी अवेलेबल है रिलेशन में, बी कॉमा सी एंड करके है ना, अगर ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है इन अ रिलेशन, तब आपको बात करनी है ए और सी की, अदरवाइज आपको बात नहीं करनी है। तो हमने ये देखा ये तो अवेलेबल है बट ये ही अवेलेबल नहीं है, तो आगे कोई बात नहीं होगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। सिमिलरली 3 4 आपको रिलेशन पे गिवन है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका क्या होगा? रिलेशन पे जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था, इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ये कौन सा केसेस है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास रिलेशन गिवन है, रिलेशन अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि x कॉमा वाई के फॉर्म में है, सच दैट, यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, इस तरीके से है, तो जो r इनवर्स यानी कि इनवर्स रिलेशन क्या होगा कि y कॉमा एक्स हो जाएगा। ठीक है, सच दैट यहाँ पे y और x ये सेम चीज़ रहेगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्या रहेगा कि x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पहला वाला सेट है ना वो किसको बिलोंग करेगा? आपको b को, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि y बिलोंग्स टू सेट b एंड x बिलोंग्स टू सेट a, इस फॉर्म में। या फिर हम कहें कि हमारे पास a इक्वल टू अगर इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, एंड b इक्वल टू है आपका a कॉमा बी। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन आपको डिफाइंड है इस तरीके से कि हमने कह दिया कि 1 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, इस टाइप से रिलेशन डिफाइंड है। और पूछा जाए कि आर इनवर्स क्या होगा, यानी कि रिलेशन इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो सिमिलरली यही क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आर डिफाइंड है आपका फ्रॉम ए टू बी, तो आर इनवर्स डिफाइंड होगा आपका बी टू ए। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनकी ऑर्डर पेयर में चेंजेस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए कॉमा 1 और ये क्या हो जाएगा बी कॉमा 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा, ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है कि इसमें ऑर्डर पेयर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ये स्वैप हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनवर्स रिलेशन के केसेस में। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के फॉर्म में। ठीक है, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है।
तो सबसे पहले हम बात करें क्या, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, किसी भी रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज किस प्रकार से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड दूसरा सेट है आपका बी, दैट इज ए कॉमा बी। ठीक है, तो वही एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, है ना। तो रिलेशन तो आपको रिप्रेजेंट करेंगे इन द ग्राफ के फॉर्म में, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सेट ए हो गया एंड दिस इज सेट बी। तो सेट ए में ये रिलेशन को डिफाइन करते हैं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये है 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, वो क्या होगा। अगर रिलेशन की बात करें, रिलेशन अगर हमारा इस तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ पे कितना है 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 1 कॉमा बी एंड 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए। इस टाइप से अगर ये हमारे पास रिलेशन गिवन है तो देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, तो 1 का रिलेशन हो जाएगा ए के साथ में, और 1 का रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ, तो 1 का रिलेशन बी के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पर्सन का रिलेशन कई लोगों से हो सकता है। सिमिलरली यहाँ मैथमेटिक्स में भी सेम चीज़ डिफाइन है ना, मतलब एक व्यक्ति का रिलेशन कई लोगों के साथ हो सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति किसी के लिए हस्बैंड, किसी के लिए सन, किसी के लिए फादर, किसी के लिए ब्रदर हो सकता है, मतलब मैनी रिलेशन डिफाइन। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के लिए यहाँ पे भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट कई के साथ एंगेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, 2 का बी से है तो 2 का बी से हो गया। ठीक है, एंड 2 का ए से भी है तो 2 का ए से भी हो गया। फिर बात करते हैं 3 का, तो 3 का ए से है, 3 का बी से नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस केस में आपका डोमेन क्या होगा, ठीक है, फिर को डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो डोमेन का मतलब है कि आपका ये पूरा, यानी कि सेट ए के एलिमेंट जो मैप्ड हैं, ये भी ध्यान देना है ना। रिलेशन के केस में वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑल एलिमेंट, है ना, ऑल एलिमेंट विच आर मैप्ड, जो मैप्ड हैं इन बी, सेट बी के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। कि डोमेन 1 2 3 तीनों मैप्ड है ना, तो इसका अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगर को डोमेन की बात करते हैं तो को डोमेन का मतलब ऑलवेज क्या होता है, सेकेंड सेट, यानी कि बी वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, तो को डोमेन की क्या आ जाएगा, अगर को डोमेन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, और अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज में मतलब कि वो एलिमेंट जिसका आपको क्या है, आउटपुट मिल रहा है। इनको इनपुट भी बोलते हैं, मतलब ये जो डाटा है ना, इसको इनपुट भी बोलते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट यानी कि जो रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, यानी ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे इस केसेस में को डोमेन और रेंज इक्वल है, हालांकि इसको हम फंक्शन में देखेंगे, जब को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन की बात है, अभी हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन पे आपको इतना ध्यान देना है कि जितने भी इधर साइड एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट जो मैप्ड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनका जो कलेक्शन होगा, सेट होगा, उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, सेकेंड सेट ऑलवेज क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, और सेकेंड सेट में जितने भी आपके इमेज बनी हुई हैं या कनेक्टेड हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये कहलाती है इमेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ इमेज ऑफ 1 एंड 2 एंड 3 ऑल्सो। ठीक है, तो यानी कि जो ए है ना, किसकी किसकी इमेज है, 1 की भी है, 2 की भी है और 3 की भी है, इस टाइप से। ठीक है, और ये जो पहला इधर साइड है पहले वाले सेट में, तो इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इमेज एंड प्री इमेज। हालांकि ये कुछ नहीं है, एक टेक्निकल नाम है मैथमेटिक्स में जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल की मैं और बात करूं तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 3 5 अगर हमारे पास कुछ सेट इस तरीके से गिवन है, लाइक 7, ठीक है, एंड सेट बी आपको गिवन है 2 4 6 और 8। ठीक है, इस टाइप से। अगर आपको रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आपको गिवन है कि 3 2, यानी कि 3 2 से रिलेटेड है। ठीक है, 5 4 से रिलेटेड है,
7 2 से रिलेटेड है, 7 4 से रिलेटेड है एंड 7 6 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, और सब वही चीज़ निकालना है आपको। क्या निकालना है, पहली चीज़ तो डोमेन निकालना है, सेकंड को डोमेन निकालना है, एंड थर्ड आपको रेंज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, दो सेट बना लेते हैं, दैट इज ए कॉमा बी। ये सेट है आपका ए और ये सेट है बी। अब सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7। तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसी की मैपिंग हो या ना हो, 1 3 5 7। ठीक है, सेकेंड बी सेट क्या है आपका, 2 4 6 8, सारे के सारे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशन को, तो यहाँ पे आर लिखेंगे, जब फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 का रिलेशन किसके साथ है, यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना, तो 3 का रिलेशन 2 के साथ में, तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 3 मैप्ड विथ 2। ठीक है, नेक्स्ट 5 4 के साथ है, तो 5 का हो गया 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 7 2 के साथ में है, तो 7 2 के साथ में हो गया, एंड 7 4 के साथ में भी है, तो 7 4 के साथ भी हो गया, एंड 7 6 के साथ में, तो 7 6 के साथ में हो गया। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन का मैपिंग होगी। अब इस मैपिंग के आधार पे आपको बताना है डोमेन क्या होगा। तो डोमेन मैंने क्या बताया कि वो एलिमेंट सेट ए के जो क्या है, मैप्ड है। तो मैप इसमें क्या है, 3 है 5 है 7 है, ये मैप्ड है। तो ये डोमेन क्या आ जाएगा, 3 5 7। इसमें 1 नहीं होगा ना, क्योंकि 1 की कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, 1 कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन। को डोमेन क्या होता है, ऑलवेज सेकेंड सेट होता है, मतलब क्या आ जाएगा आपका 2 4 6 8, ये आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज की वो एलिमेंट जो आउटपुट में है, यानी आउटपुट गिवन है 2 4 6, तो कितना आ जाएगा 2 4 6। ठीक है, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 8 आउटपुट दे रहा हो, इसका मतलब 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेंज, ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें आपको डोमेन और रेंज के फॉर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, तो लाइक अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि इफ़ रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि x, y सच दैट x y बिलोंग्स टू z, जो x और y है वो z को बिलोंग करता है, और z क्या है, इंटीजर। एंड कंडीशन है कि x² + y² लेस देन 4। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 इज अ रिलेशन, ये आपका एक रिलेशन है। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड रेंज। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, रेंज फाइंड करना है, या फिर आपको हम कह रहे हैं कि डोमेन फाइंड करिए। ठीक है, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, आर जहाँ पे क्या है, रिलेशन है, आर यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, आर क्या है, रिलेशन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, डोमेन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है आपको हमेशा, कि कोई भी अगर सेट है आपको, ये कोई भी रिलेशन गिवन है, तो उस रिलेशन का डोमेन जो होगा, है ना, और आर इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या होता है, सेम होता है ना। मतलब कि अगर आपसे कभी इन्वर्स फंक्शन दे दिया जाए या इन्वर्स रिलेशन दे दिया जाए और उसमें आपको पूछा जाए, तो आपको उल्टा कर देना है ना, कि आर इन्वर्स, यानी कि जो रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन का जो रेंज होगा वो रिलेशन का डोमेन होगा। ठीक है, और इन्वर्स रिलेशन का जो डोमेन होगा वो आर का क्या होगा, रेंज होगा, इस टाइप से। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें डोमेन की, तो डोमेन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास x है और y है, दो आउटपुट हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डोमेन के लिए आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा भाई। अभी हमने सेट के फॉर्म में जब बात किया था तो हमने कहा कि इस तरीके से हमारे पास दो सेट गिवन है, तो जिसमें से अगर सेट ए है और सेट बी है तो इधर साइड वाला क्या कहलाता है, डोमेन, मतलब ये वाला पार्ट यानी कि एक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो इस केसेस में आपका क्या कहलाएगा, एक्स वाले पार्ट को निकालना है, इनकी डोमेन निकालना है। अगर रेंज निकालने की बात कर रहा होता तो हम क्या निकालते, वाई की वैल्यू निकालते, ठीक है। तो वाई क्या हो जाता है आपका, रेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करते हैं कि हमको क्या निकालना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे कि एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो लाइक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इज इक्वल टू 4। तो अगर एक्स को हम जीरो कर दें तो वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर हम एक्स को जीरो पुट कर दें तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे ये जीरो हो गया, तो वाई स्क्वायर लेस दैन 4 है ना। तो 4 मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो तो रख ही सकते हैं कि वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है। और क्या हो सकता है कि प्लस माइनस वन हो सकता है कि वन का स्क्वायर करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगी इनइक्वलिटी है, तो प्लस माइनस वन हो जाएगा। एंड प्लस माइनस टू, टू टू जब 4 तभी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। क्या 3 रख पाएंगे, क्या 3 हम इसमें पुट नहीं कर पाएंगे, तो यही इतना ही होगा। बट अगर हम कह दें कि x को हम क्या कर दें, क्योंकि इंटीजर के फॉर्म में गिवन है तो प्लस माइनस वन लेके चलते हैं, तो प्लस माइनस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन, और इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो अब हम y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो कहेंगे आप जीरो पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस वन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें 2 पुट कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि प्लस माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 डज नॉट लेस दैन 3 है ना, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही हम पुट कर पाएंगे। अगेन अगर हम बात करें कि x क्या हम 2 पुट कर गए, प्लस माइनस टू पुट कर सकते हैं क्या, तो अगर हम x को प्लस माइनस टू पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा हमको, आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 4 जीरो, तो y की वैल्यू क्या मिल सकती है, जीरो, वन तो मिल नहीं सकती, तो ये सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। क्या हम प्लस माइनस थ्री पुट कर सकते हैं क्या, अगर हम प्लस माइनस थ्री करते हैं तो 3 या 9, और 9 4 माइनस इन कितना आ जाएगा, माइनस का 5, तो क्या वाई स्क्वायर लेस दैन माइनस 5, ये स्क्वायर लगा, तो क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करने के बाद भी ये छोटा हो जाए यानी कि नेगेटिव में आ जाए, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अब कोई भी वैल्यू हम इसके लिए नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा मतलब है, इसमें आपसे पूछा क्या था, डोमेन, तो अगर डोमेन पूछा था तो डोमेन के लिए आंसर क्या होगा, एक्स वाला पैटर्न। तो एक्स वाला मतलब कहाँ तक हम पुट कर पा रहे हैं, क्या क्या वैल्यू दे पा रहे हैं, इनपुट हम क्या क्या दे पा रहे हैं। तो इसका जो डोमेन होगा यानी कि डोमेन क्या आ जाएगा, जीरो प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके भी लिख सकता है ना कि माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो दैट इज दिस इज आंसर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डोमेन। और अगर रेंज की बात करता है तो रेंज क्या होगा आपका, रेंज का ये वाला फॉर्म हो जाएगा, जो आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, जीरो वन एंड टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेंज। अगर रेंज की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो, जीरो तो है ही है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ठीक है, तो प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस टू, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या आप फाइंड कर लेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है। तो अगर आप कर लेंगे तो हम बढ़ते हैं, फिर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं और अपना सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना है और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना है। देन इसके बाद हम मूव करेंगे फंक्शन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन के लिए आपको रिलेशन का ये वाला वीडियो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि रिलेशन है, इफ़ रिलेशन आर डिफाइन एक्स कॉमा वाई such that x comma y belongs to integer that is z, and relation is x square plus 3y square less than 8। ये आपको रिलेशन गिवन है, इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, सेट ए में ही डिफाइंड है। तो आपको फाइंड करना है डोमेन, देन फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। और फर्स्ट हो गया, सेकंड आपको फाइंड करना रेंज, रेंज ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, और थर्ड आपको फाइंड करना है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सॉल्व करेंगे।
और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन, जो कि बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 12th के लिए भी और 11th के लिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।